गुनगुनी धूप है, गुनगुनी छाँव है। एक तन एक मन एक वातावरण, एक तन एक मन एक वातावरण। प्यार की गंध का जादुई व्याकरण। निराला तो कभी वाम नहीं थे, तुलसीदास पर लिखा उन्होंने, राम की शक्ति पूजा लिखी। कवि हमेशा निरंकुश होता है। अपारे काव्य संसारे कवि रेवह प्रजापति। कोई विचारधारा कवि को नहीं बांध सकती और राजनीतिज्ञों को बांध सकती है। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी कि हमें कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। कुछ बेचैन आत्माएं ऐसी होती हैं जो किताबें खरीद के पढ़ती हैं। आज भी बेस्ट सेलर हैं, आज भी क्राइम थ्रिलर्स लिखे जा रहे हैं, आज भी कुछ अच्छी चीजें पढ़ी जा रही हैं। नमस्कार, लेखक से मिलिए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित फुलारा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो गज़लकार हैं, कवि हैं, निबंधकार हैं, विवेचक हैं। साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं है जहां आपका दखल ना हो। आपने 70 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। विगत 37 साल से आप हिंदी साहित्य की सेवा में संलग्न हैं। आपका नाम है ओम निश्चल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार जी। ललित और जी। ओम निश्चल जी के बारे में मैं एक बात और बता दूं, जितनी आपकी भाषा लालित्यपूर्ण है उतना ही मधुर आपका कंठ भी है। वाह सर सर मेरा बात। आपसे पहला सवाल है, 4 दशक हो गए आपको हिंदी साहित्य में जी। और इन 4 दशकों की अपनी इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो कहते हैं कि मनुष्य होना तो भाग्य है, लेकिन कवि होना सौभाग्य। जी बिल्कुल। तो मैं पैदा हुआ एक जनपद में जो अवध का एक इलाका है, यानी वो लखनऊ से थोड़ी दूर पर है, प्रतापगढ़ जनपद है। वहाँ पर पैदा हुए, वहाँ पढ़ाई की, वहाँ गांव गलियारे चौक चौबारे घूमते फिरते रहे और गांव की धूल मिट्टी से जो अनुभव होता है सबको होता है जी, वो हमें भी हुआ। जीवन को यहाँ से पकड़कर मैं लखनऊ गया तो लखनऊ तो प्रदेश की राजधानी थी और आप जानते हैं कि वो तो मुगलों का भी एक अड्डा था, साहित्य और संस्कृति का भी मरकज़ था। तो वहाँ पर मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र बना। उसमें भी हमने एमए संस्कृत में किया, फिर हमने हिंदी में एमए किया, फिर थोड़ी पत्रकारिता का शौक़ चढ़ा तो प्रिंट मीडिया के जो अखबार थे, नवजीवन, स्वतंत्र भारत, अमृत प्रभात इत्यादि में लिखा भी। फिर हम सूचना विभाग में आ गए, जो कि एक तरह से सरकारी पत्रकारिता का जी केंद्र माना जाता है, जो कि जनसंपर्क का एक बड़ा काम करता है सरकार और जनता के बीच में। वहाँ पर एक पत्रिका के साथ में जुड़ा सहायक संपादक के रूप में, और हमारे जो प्रधान संपादक थे वे ठाकुर प्रसाद सिंह थे। बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे गीतकार, बहुत अच्छे उपन्यासकार और कथाकार। उनकी बड़ी ख्याति है ठाकुर प्रसाद सिंह जी की। उसी विभाग से फिर होते हुए जब हम आगे बढ़े तो शिलाल शुक्ल जैसे लेखक, जो राग दरबारी के लेखक रहे हैं जी, वे निदेशक बनकर आए। लीलाधर जगुड़ी जैसे कवि वहाँ रहे, विजय राय जैसे कवि वहाँ रहे, और प्रेमचंद जी के भतीजे डॉक्टर कौशल राय वे मेरे बॉस थे। तो इस तरह से एक ऐसा वातावरण जो जनसंपर्क और पत्रकारिता से जुड़कर मुझ तक पहुँचता था, वो मुझे लगातार परिवर्तित करता था और कुछ भीतर उद्वेलित करता था कि कुछ होना चाहिए। और उन्हीं दिनों कुछ होने लगा था। तो कोई कविता, कोई गीत, कोई धुन, कोई लोक धुन, तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे आती गई। तो ये यात्रा मुझे लगता है कि एक मनुष्य के रूप में बहुत ही सार्थक यात्रा होनी चाहिए, क्योंकि सफल तो कुछ होता नहीं है। सार्थकता है आपकी इस बात में है कि आप जहाँ जिस मुकाम पर हैं, जो ड्यूटी आपको सौंपी गई, उसे आप कितनी खूबी से निभाते हैं। और मुझे लगता है कि मैं वैसा करने का यत्न कर रहा हूँ। मैं कितना सार्थक हो सका हूँ ये तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सार्थक होने का उद्यम लगातार चलता रहता है। सर, हिंदी साहित्य से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? आप अपने बचपन, पढ़ाई लिखाई और फिर साहित्य में पदार्पण को संक्षिप्त में बताइए। इतनी लंबी यात्रा, और सारे लेखकों के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। जी बिल्कुल। एक ठेस लग जाए तो कविता पैदा हो जाती है। जब नींद न आई और न जाग सका, बेचैनी की कुछ दवा न मांग सका, दम घुटा नयन का कोना गर्म हुआ, तब तब मेरे गीतों का जन्म हुआ। ये भारत भूषण कहा करते थे। जी। तो मेरे बाबा यानी पितामह, वे रामायण और तुलसी के भक्त थे।
वे गाते थे, गुनगुनाते थे, और वे ये कहा करते थे, नाचे गावे तोरे तान वही का दुनिया राखे मान। यानी आप किसी न किसी कला के ज़रिए मंच पर हों, तब आप दूसरों को दिखेंगे और आपका व्यक्तित्व मुखरित होगा, अंतर्मुखी नहीं होंगे, बहिर्मुखी होंगे। तो मुझे लगता है कि शायद मेरे बाबा की ये सीख मेरे भीतर कहीं रही है कि कुछ करो लेकिन मंच पर रहो, सामने रहो। ठेस नहीं लगी, मतलब आपको सीख से आप अपने घर वालों की साहित्य में आए, आपका पदार्पण हुआ? ठेस तो जीवन के अनुभवों से लगती ही रहती है जी, और हर ठेस के पीछे एक कहानी होती है, हर ठेस का जो परिणाम है वो बहुत अच्छा होता सर है। संक्षिप्त में सुनना चाहें कहानी, बहुत शब्दों में, ऐसे कोई कहानी जिससे आपसे भी आपके भीतर से कोई राग फूटा हो, या कोई ऐसी कविता या गज़ल या कोई गीत निकला हो? देखिए, जब आप संवेदनशील होते हैं तो कोई मित्र, कोई घटना आपको छू सकती है, यहाँ तक कि आप जिस परिवेश से हैं वो परिवेश आपको छूता हुआ लगता है। सर लखनऊ से आप 1984 में दिल्ली आए हैं। जी जी। और वहाँ के साहित्यिक परिवेश और दिल्ली के साहित्यिक परिवेश में आपको क्या फ़र्क देखने को मिलता है? बहुत अंतर है। जिस तरह हमारा गांव और लखनऊ, उसी तरह लखनऊ और दिल्ली तब साहित्य के केंद्र उजड़ रहे थे जी। लखनऊ तब था जब मैं था, 1976 से लेकर 1984 तक मैं लखनऊ में था। तब लखनऊ कुछ और था। लखनऊ में कुंवर नारायण थे, कैलाश वाजपेयी थे, बहुत सारे साहित्यकार थे, यशपाल, भूषण वर्मा, श्रीलाल शुक्ल, अमृतलाल नागर, शिवानी, इन सब लोगों का युग था। लेकिन इसके बाद ये युग धीरे धीरे तिरोहित होने लगा, साहित्य का केंद्र दिल्ली बनता गया। अब तो आप दिल्ली का परिवेश आपको ज़्यादा अच्छा लगा या लखनऊ का अच्छा लगा? जाहिर कि दिल्ली में अभिव्यक्ति के अवसर बहुत हैं जी। यहाँ उस समय आप जानते हैं रंगीन दूरदर्शन पर बहस चल रही थी। दूरदर्शन तब उस समय ठीक से पदार्पण नहीं हुआ था। सवाल रंगीन दूरदर्शन की ज़रूरत का और ये सब सवाल उछाले जा रहे थे। और आप देखिए तेज़ी से मीडिया बढ़ा, तेज़ी से कंप्यूटराइजेशन बढ़ा, तेज़ी से बहुत सारी चीज़ें बढ़ीं और उद्योग धंधों का केंद्र, राजनीति का केंद्र, सियासत का केंद्र दिल्ली और साहित्य का केंद्र भी। तो यहाँ आने पर जाहिर है कि मेरी पहली किताब यहाँ से छपी और बड़े मशहूर प्रकाशक किताब घर से। फिर मेरे गीतों का संग्रह आया, शब्द सक्रिय हैं, वो यहीं से। और फिर साहित्य की यात्रा स्मूथली चल चुकी होती है। सर राजभाषा अधिकारी रहे आप लंबे टाइम तक, तो भाषा के शुद्धिकरण को लेकर आपका क्या ख्याल है? जिस तरह से आज की डेट में, आज की तारीख में भाषा के शुद्धिकरण पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और भाषा, हिंदुस्तान की भाषा हिंदी ज़रूर है, लेकिन ये विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अपनी बोलियों के प्रभावों से हिंदी बनती है। जो उत्तर प्रदेश की हिंदी है मध्य प्रदेश की नहीं है, मध्य प्रदेश की हो बिहार की नहीं है। और दिल्ली में तो एक मेट्रोपॉलिटन महानगरीय वातावरण है, सबकी हिंदी मिली जुली है, मिक्सचर है। लेकिन मुझको आप बोलते हुए देखें तो लगेगा कि मैं तत्सम हिंदी बोल रहा हूँ, संस्कृत बोल रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब कि शुद्धता और अशुद्धता का भेद करेंगे तो बहुत अशुद्ध हिंदी बोली जाती है हमारे लिहाज से। लेकिन मुझे लगता है कि जो आप अगर अंग्रेज़ी जहाँ बोली जाती है वहाँ भी आप जाएँ तो बहुत सारे स्लैंग्स मिलेंगे, उनकी और रफ्तीली भाषा होगी, उसमें आप पकड़ नहीं पाएंगे व्याकरण का कितना सूत्र है। तो अशुद्ध तो बहुत है, और लेकिन और उसको जांच और जिरह करने के राजभाषा अधिकारी होने का मतलब है कि हिंदी का प्रसार करें, हिंदी बोलने में हिचकें नहीं, हिंदी लिखने में नहीं हिचकें, लेकिन हिंदी को इंग्लिश न बना दें। जैसा कि आज ही पत्रकारिता में आप देख रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान उसमें शीर्षक अपने मॉस्ट हेड पे अंग्रेजी में लगाते हैं। और तो भाषा धीरे धीरे खिचड़ी होती गई है, थी नहीं। हमारे आर्यावर्त की भाषा जो संस्कृत थी और विभिन्न भारतीय भाषाओं का ये केंद्र है, हिंदी भी अच्छी बोली जाती थी गुलाब राय के ज़माने में, प्रेमचंद के ज़माने में। तो कोई आप अपना कोई गीत लिखा हुआ कोई गज़ल आप सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल सुनाएंगे, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी डायरी उठा लूँ। बिल्कुल सर। चांद को बदलियों ने देख लिया, फूल को तितलियों ने देख लिया। जी सर। चांद को बदलियों ने देख लिया, फूल को तितलियों ने देख लिया, लाख छुपता रहा मगर उसको आज फिर कनखियों ने देख लिया। लाख छुपता रहा मगर उसको आज फिर कनखियों ने देख लिया, पहली ही वारदात थी उसकी, पुलिस की वर्दियों ने देख लिया। क्या बात है। पहली ही वारदात थी उसकी, पुलिस की वर्दियों ने देख लिया। उसने छुपने की लाख कोशिश की, उसको नाकामियों ने देख लिया। उसने छुपने की लाख कोशिश की, उसको नाकामियों ने देख लिया। कौन कितने यहाँ पानी में है, ताल की मछलियों ने देख लिया। सर क्या बात। कौन कितने यहाँ पानी में है, ताल की मछलियों ने देख लिया। प्यार को लाख छिपाया दिल में, दिल की बेताबियों ने देख लिया। कौन किसको यहाँ नचाता है,
आज कठपुतलियों ने देख लिया। तो क्या तो ये गज़ल है। और एक और आपको सुनाते हैं कि मुझ में नादानियाँ बची हैं भी, कुछ तो किलकारियाँ बची हैं भी। मुझ में नादानियाँ बची हैं भी, कुछ तो किलकारियाँ बची हैं भी। फूल होंगे तुम्हारे गमले में, मुझ में भी क्यारियाँ बची हैं भी। सर क्या बात है, फूल बहुत होंगे सुंदर। तुम्हारे गमले में, मुझ में भी क्यारियाँ बची हैं भी। ए दरख्तों सुनो न सोना भी, ए दरख्तों सुनो न सोना भी, कहते हैं आरियाँ बची हैं भी। ए दरख्तों सुनो न सोना भी, कहते हैं आरियाँ बची हैं भी। भीड़ से वो घिरा तो है लेकिन उसमें तन्हाइयाँ बची हैं भी। तुम उसकी सादगी पे मत जाना, तुम उसकी सादगी पे मत जाना, उसमें खुददारियाँ बची हैं भी। राख जनता को मत समझ लेना, उसमें चिनगारियाँ बची हैं भी। गुनगुनी धूप है, गुनगुनी छाँव है, गुनगुनी धूप है, गुनगुनी छाँव है। एक तन एक मन एक वातावरण, एक तन एक मन एक वातावरण। प्यार की गंध का जादुई व्याकरण, क्या बात है। प्यार की गंध का जादुई व्याकरण। मन में जागी मिलन की अमिट चाह है। गुनगुनी धूप है, गुनगुनी छाँव है, गुनगुनी धूप है। पद देखें। चिट्ठियाँ जो लिखी, संधियाँ जो रची, चिट्ठियाँ जो लिखी, संधियाँ जो रची। तुम मिले जब से बेचैनियाँ हैं जगी, तुम मिले जब से बेचैनियाँ हैं जगी। कल्पना में पगी प्यार की राह है, गुनगुनी धूप है, गुनगुनी छाँव सर है। बहुत सुंदर। और एक बंद और सुना दें। जी जी। नींद में हम मिलें, स्वप्न में हम मिलें, नींद में हम मिलें, स्वप्न में हम मिलें। जिंदगी की हर एक सांस में हम खिलें। हमको जग की नहीं आज परवाह है, गुनगुनी धूप है, गुनगुनी छाँव है। अब हम बातचीत करेंगे आपसे 2 राउंड में, एक है रैपिड फायर और एक है पाठकों के आपसे सवाल। स्वागत है, स्वागत। तो मेरा सवाल है, ये मुझे किसी ने भेजा था कि वाम और दक्षिण दोनों खेमों में ओम निश्चल बराबर पैठ रखते हैं, यह संभव कैसे हो पाता है? देखिए, हमारे लिए वाम न त्याज्य है न दक्षिण पंथ जी। ऐसा है कि जिसमें कुछ खूबियाँ ना हो। मैं न तो वाम हूँ न दक्षिण हूँ, मैं एक संतुलित व्यक्ति हूँ। जी। मेरे 2 पैर हैं इस बात के लिए कि मैं संतुलित रहूं, किसी के कांधे पर सवार न रहूं। तो मुझे लगता है कि विचारों की उसे ज़रूरत पड़ती है। और देखिए, मैंने जिस पर लिखा है, कुंवर नारायण और कैलाश वाजपेयी, दोनों न वाम के हैं न दक्षिण के हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप में प्रगतिशीलता का रुख रखता हूं, जीवन और मनुष्य के साथ हूं, लेकिन किसी धर्मांधता, कूपमंडूकता, संकीर्णता के साथ नहीं हूं। अगर वो वाम में है तो त्याज्य है, वो दक्षिण में है तो त्याज्य है। अब मध्य मार्गी, हम दोनों तरफ जी। इधर नहीं, मैं मध्य मार्गी नहीं हूं। मैं अपने स्वत्व को बचाए हुए हूं तमाम आंधियों से। तो मैं वैचारिक आंधियों में हिलने वाला पेड़ नहीं हूं। जी जी। हैं तो हैं बेपरवाह परिंदे शाख पर, घात में उनके कहीं कोई शिकारी है तो है। हर लेखक की एक विचारधारा होती है, कई बार ये विचारधारा जो है लेखन पर हावी हो जाती है, उसके संवेदनशीलता पे हावी आती है उसके। जी। तो आप इस पर आपको क्या कहना चाहेंगे? वो नुकसान करती है। अगर किसी विचारधारा, किसी पार्टी और दलगत प्रतिबद्धता से जुड़े हैं तो आप हमेशा साहित्य में वह चीज़ नहीं दे सकते जो कि आप उसके बिना एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं। लेखक के भीतर सौंदर्य बोध होना चाहिए। वो सौंदर्य बोध एक पत्थर तोड़ती स्त्री के प्रति जैसे निराला में था, जैसे पंत जी सुकुमार सौंदर्य का बोध कराते हैं। अब ये वाम है कि दक्षिण है, निराला तो कभी वाम नहीं थे। तुलसीदास पर लिखा उन्होंने, राम की शक्ति पूजा लिखी।
कवि हमेशा निरंकुश होता है। अपारे काव्य संसारे कविरेवः प्रजापति, कोई विचारधारा कवि को नहीं बांध सकती, और राजनीतिज्ञों को बांध सकती है। उन लोगों को बांध सकती है जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं, तो उसको बकरी की तरह दूह लो, ले चलो। सर एक सवाल और है मेरा, ये पाठकों के सवाल हैं बिल्कुल, जो पूछे गए। रामदास मिश्र से लेकर अदम गौडवी, लीलाधर मंडलोई से लेकर मुनव्वर राणा तक, सबके ऊपर आपने काम किया है, तो इतना कैसे लिखा आपने? बस ये आशिकी है। एक नहीं दो नहीं करोड़ों साजी मेरे प्यार में। पूछे नीरज ने कैसे लिखा ये जी? एक नहीं दो नहीं करोड़ों साजी मेरे प्यार में, तो प्यार तो एक से होता है। लेकिन तो जब आप जिनके ऊपर आप लिखते हैं अपने व्यक्तिगत संबंध देखते हैं या नहीं, कोई लेखन नहीं। देखिए, लेखन से प्रभावित हो? मैंने अपना शोध प्रबंध पीएचडी का 60 कविता पर किया, तो 60 कविता के सैकड़ों कवि, बल्कि हजारों कवि मेरी दृष्टि में थे। मेरी लाइब्रेरी में अभी भी हजारों कविता संग्रह होंगे, और वो हर चीज़ होगी। मैं गीत लिखता हूँ, इसका मतलब मैं गीत का समर्थक हूँ। मैं हजारों आलोचनाएं कविता पर लिखता हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं केवल कविता का समर्थक हूँ। कहानियों पर मैं हर चीज़ जो अच्छी जिस लेखक के कृतित्व और उसके व्यक्तित्व से आप प्रभावित होते हैं, उसके ऊपर आप लिखते हैं, जिसकी रचना से प्रभावित होते हैं, जिसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं, जिसमें लगता है कि सच्चाई और सौंदर्य का समामेलन है, ऐसा नगीना है कि पहनते ही अंगूठी पर ध्यान जाता है। जैसे आप घड़ी पर जा रहा है कि कितनी बढ़िया घड़ी है, व्यक्तित्व में घड़ी पहले बोल रही है, फिर आप बोल रहे हैं, तो जाहिर है कोई ना कोई तालमेल है। तो रचना में अगर सौंदर्य है, आकर्षण है, और उस रचनाकार में भी है, और सच को कहने का साहस है। साहस कह रहा हूं, जो धूमिल में था, जो धूमिल के ऊपर भी आप, जो मुक्तिबोध में था, धूमिल जी के ऊपर भी आपका काम है। बिल्कुल बिल्कुल काम है। धूमिल पर अभी एक आलोचना की बेहतरीन किताब मैंने प्रेस में दी है, हमारे समय में धूमिल। तो जाहिर है कि मैं तो धूमिल के घर भी गया हूँ, और क्या ऐसे व्यक्ति थे। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ऐसा सवाल धूमिल ने उठाया। जी बिल्कुल। तो ऐसे लोग आदर्श हैं जिनमें साहस है, सच्चाई है, नैतिक प्रतिकथन है, और एक प्रतिपक्ष रचने की कोशिश है। लेखक किसी के पक्ष में नहीं होता, लेखक का अपना पक्ष होता है। वर्तमान परिदृश्य में कविता की घटती पठनीयता के क्या मायने हैं? घटती पठनीयता के मायने ये हैं कि मैं ओम निश्चल, जो सबसे ज़्यादा किताबें नई कविता की आलोचना पर जिनकी हैं, गज़लें तो अभी मैंने लिखनी शुरू की, गीत तो आदि से लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे समय में अच्छी कविता लिखने वाले कम हैं। वे हैं तो उनका प्रसार नहीं है। वैसे हिंदी के अध्यापक नहीं है जिनके भीतर रस टपकता हो, जो रसिक पैदा कर दें, थोड़ी देर में आपके भीतर जादू पैदा कर दें कि आप उनके पीछे चलने लगें। वो आकर्षण खत्म हो गया। तो जो ये कविता की नई धारा है, इसमें जो गद्यात्मकता है, प्रोज़ैक, वैसे संस्कृत साहित्य मानता है कि शब्द छंद, वाक्य भी छंद है, छंद के लिए कोई बाध्यता, चूंकि हमारी आपकी बातचीत जो हो रही है भी लय में है, ये लय है, तो लय तो हर जगह है, लेकिन जो गद्यात्मकता प्रभावी है और मनोरंजनवाद और पूंजीवाद के जरिए जो उतर रहा है, तो उसमें इतने वैचारिक गद्य के लिए अब स्थान नहीं है। बड़े ऊंचे विचार हैं, लेकिन उसे परोसने का तरीका, उसे रचने का तरीका ललित नहीं है। गीत की सबसे ज़्यादा उपेक्षा हुई है, इसलिए कविता पीछे जा रही है। यह कविता केवल इन्हीं किताबों में कैद रहेगी जी, लेकिन गीत होठों पर रहेंगे। मुझसे आप कहें तो मैं भारत भूषण, नीरज, रमानाथ अवस्थी, किशन सरोज, किसी गीत सुना सकता हूँ, निराला गीत सुना सकता हूँ, गिरजा माथुर को सुना सकता हूँ, लेकिन नए कवि की कुछ कविताएं जो मेरे बहुत पसंदीदा हैं। ये भी सर सवाल अभी मैं आपसे पूछूं आगे। साहित्य की गंभीरता कम होती जा रही है और शोषेबाजी साहित्य में बढ़ती जा रही है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, हर समय कुछ गंभीर रचा जा रहा होता है, कुछ मस्खरे होते हैं, वे अपना काम करते हैं। तो साहित्य में मस्खरों की उपस्थिति पहले भी थी, आज भी है। कुछ गंभीर लोग अपना रचनाकर्म एकांत में करते रहते हैं, वो समाज के उपयोग का होता है। भवभूत ने जब लिखा उत्तर रामचरितम तो बहुत उसमें थे, अवसाद में थे, कौन पढ़ेगा इसे? तो उत्पत्सते च मम कोपि समान धर्मा, भीतर से जन्म लिया ये विचार कि कोई आएगा, पैदा होगा, मुझे पढ़ेगा। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी कि हमें कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। ऐसे तो जो कवि मंचों पर बहुत सारे दरबारी कवि हैं, वे जीवित नहीं रहेंगे, वे क्या परोस रहे हैं। एक पाठक ने और सवाल भेजा कि जी, पुस्तक खरीद के लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, तो ऐसे में तो कविता भी क्षणभंगुर है और अगर गीत भी, क्योंकि सब फेसबुक पर डाल के और लाइक बटोरने तक ही सीमित है। बहुत सही कह रहे हैं। आपके सवाल में उत्तर है कि फेसबुक
कि लाइक करने वाला समाज अपने आप में संतुष्ट है, बड़ा अघाया और खाया समाज है। लेकिन कुछ बेचैन आत्माएं ऐसी होती हैं जो किताबें खरीद के पढ़ती हैं। आज भी बेस्ट सेलर हैं, आज भी क्राइम थ्रिलर्स लिखे जा रहे हैं, आज भी कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ी जा रही हैं। और केवल फेसबुक से संतुष्टि करना जिन लोगों को, हाँ ये जरूर है, फेसबुक ने गांव में भी दिनकर को पहुंचा दिया है, नीरज को पहुंचा दिया है, जिनके लाइब्रेरी जाना पड़ता। और अब किसी जिले में ऐसी समृद्ध लाइब्रेरी नहीं है जिसके लिए अगर वो निश्चल जाए, अपने जनपद में मैं रहूं प्रतापगढ़ में, तो मैं 4-5 दिन में काल कबलित हो जाऊंगा। पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। फेसबुक पर कितने देर रहूंगा? ग्रंथ को न देखिए, सिरहाने अगर 10-20 किताबें ना हों, उनसे रोशनी आती है। सरस्वती अमूर्त होती हैं, लेकिन किसी का हाथ कांधे पर रहा है, सफर में ये गुमा अक्सर रहा है, उनका हाथ रहता है, तब हमारे मुंह से वाणी। सर एक और सवाल बड़ा ये रोचक है, ये किसी ने पूछा है कि लेखक को कुछ भी नहीं मिलता, रॉयल्टी भी नहीं मिलती, तो ओम निश्चल जी ने क्या कभी इस पर अपनी आवाज़ बुलंद की है? ओम निश्चल को भी रॉयल्टी नहीं मिलती। राजकमल ने दिया, प्रभात ने दिया, किताब घर ने दिया। मैंने बैंकिंग वांग में जैसे 5-5 खंड लिखे, यानी 2500 पृष्ठों के, हिंदी को प्रचारित किया। लेकिन हमने जीविका के लिए नौकरी चुनी, सूचना विभाग चुना, शिक्षा मंत्रालय चुना, बैंक इलाहाबाद बैंक चुना, और वहाँ मुझे जीविका का पर्याप्त संसाधन था। इसलिए मुझे मिलता है कभी सम्मेलन में जाता हूँ या कोई जजमान ऐसा मिल गया तो 10-20 हज़ार दे देता है। जो दिया उसका भी भला, जो न दिया उसका भी भला। लेकिन साहित्य के मैदान में कुछ कमाने की इच्छा से आया हुआ व्यक्ति, मुझे लगता है कि उसको ये मान लेना चाहिए कि अगर वो बहुत प्रोफेशनल नहीं है तो उसके जीवन में या नियत में फाके मस्ती रहेगी, लेकिन उस फाके मस्ती के उजाले में भी खुश है। मैंने लखनऊ में ऐसे फकीर लेखक देखे, खुश हैं, स्वांत सुखाई, मतलब शाम को क्या खाना है कुछ नहीं पता है बस। सर एक ग्रुप में सवाल हमने पूछे थे जी, तो उसमें एक ने बोला कि हम क्यों लिखे जब हमें किताब छपवाने के लिए पैसा देना पड़ता है, कविता की किताब, कहानी की किताब। नहीं, अगर वो लेबल आपका हो जाएगा। मुझे अपनी किताब छपवाने के लिए शुरुआत में तो एक आध सहारा लेना पड़ा भारत सरकार के अनुदान का, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि मुझे पैसा देना पड़ा। लेकिन अगर हम अपने जन्मदिन पर पैसा खर्च कर सकते हैं 10,000, हम आपको अगर क्वालिटी में खाना खिलाएं तो 10-20 हज़ार लग जाएगा, देख लीजिए आप। तो उसी 10,000 में आप इसको गलत नहीं मानते? क्यों गलत क्यों है? अज्ञे ने अपना सप्तक जी पैसा देके छपवाया। अनेक लेखकों को मैं नाम नहीं लूंगा जो पैसा देते हुए कंपोजिंग का रख लो, पहले फ्लोट होने दो किताब, फिर देखते बाजार होता है। तो पहले मतलब खुद को प्रमोट करिए फिर जाके। नहीं, अगर आपको पहले नहीं, आप ये बताएं, जन्मदिन मनाते हैं, बहुत सारे उत्सव करते हैं, शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, दहेज देते हैं। दहेज क्यों देना चाहिए? एक तो आप अपनी लड़की देते हैं, फिर दहेज भी देते हैं। हमने ऐसी प्रथा बना ली है कि हम दान दे रहे हैं तो स्त्री को दान की वस्तु बना ली। किताब लिख रहे हैं, देखिए क्या होता था पहले 40 का होते होते किताब छपती थी, अब चाहते हैं कि 20 का होते होते किताब छप जाए। अब ज्यादा अवसर युवाओं के पास है, अब पैसा देने वाले वही दे रहे हैं जो अच्छा नहीं लिखते हैं। जो अच्छा लिख रहे हैं वे पुरस्कार भी पाते हैं। सर मेरे पे टाइम कम है, अब मुझे जल्दी में चाहिए, रैपिड फायर आपके साथ मेरा है। बिल्कुल करें। जिस तरह से कवि और गीतकार गोपालदास नीरज ने बॉलीवुड में कई गीत लिखे, आपकी ख्वाहिश नहीं होती आपके लिखे गीत भी फिल्मी पर्दे पर आने चाहिए? बिल्कुल मेरी ख्वाहिश है, कहीं भी मेरे गीत, मैंने जंगल्स लिखे हैं, मैं जिस भी सीन, जिस भी धुन में आप कहें मैं गीत लिख सकता हूँ। सर एक और अगला रैपिड फायर है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, कभी ऐसा लगा कि साहित्य में ना होकर सिनेमा में गीतकार होते तो ज़्यादा ख्याति मिलती? क्यों नहीं, कोई चाहे तो मुझे हायर कर सकता है, मैं गोद लिए जाने के लिए तैयार हूँ। सर दिल्ली में AQI 500 से पार पहुँच गया है, तो पटाखे जलाने क्या सही हैं या इसको बैन करना चाहिए? नहीं, इसको बैन कर देना चाहिए। एक शुद्ध समाज और सोसाइटी में पटाखे नहीं होने चाहिए जी। उसके पास विस्फोटक विचार होने चाहिए, विस्फोटक नहीं होने चाहिए। सर आपने पुराने गीतों का एक लंबा दौर देखा है, लेकिन नई जनरेशन हनी सिंह, बादशाह इत्यादि गीतकारों को सुनती है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आप भी नहीं सुनते हैं? ये परिवर्तन होना चाहिए। मेरा बच्चा इस समय आयरलैंड में है, वो इन गीतों को गाता है, बहुत अच्छी तरह गाता है, और मैं उसे सुनता हूँ, प्रसन्न होता हूँ, उसकी पीठ पर हाथ रखता हूँ। सर लाहौर में AQI 1900 पहुँच गया तो उन्होंने बोला भारत इसके लिए जिम्मेदार है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपस की आशिकी है, भारत और पाकिस्तान एक ही रहे हैं, वे दो हो गए हैं, तो दो भाइयों की ये छीटा कसी है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। सर आजकल के नए लेखक सारे गद्य लिख रहे हैं, पद्य कोई लिखना नहीं चाहता, क्या इसके लिए आप बॉलीवुड को जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, हर लिखने वाला बॉलीवुड जाना चाहता है, बॉलीवुड उसके ध्यान में, ऐसा नहीं है। लिखने वाले हर स्तर का लेखन लिख रहे हैं। इस समय युवा लेखकों की बहार है,
वे क्राइम थ्रिलर भी लिख रहे हैं, प्रेम के उपन्यास भी लिख रहे हैं, कैंपस की कहानियाँ लिख रहे हैं, आप ही ने खुद लिखी हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कहानी जिस तरह से उसने अपने आप को चेंज किया है, पुरानी कहानी का स्थापत्य बदला है, तो लोग कहानी लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, क्योंकि हर एक के जीवन में एक कोई कहानी, कोई उपन्यास है। आजकल के युवा कहानियाँ उपन्यास की जगह वेब सीरीज लिखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वहाँ पैसा भी है और प्रसिद्धि भी है। इसे आप कैसे देखते हैं? ऑफर मिलेगा तो क्या आप लिखेंगे? देखिए, ये तो योग्यता नहीं कि मैं वेब सीरीज़ लिखूं, लेकिन वेब सीरीज़ मैं देखता भी हूं, और ये मैं जानता हूं वेब सीरीज़ के बहुत सारे कलाकार जब लिटफेस्ट में बोलते हैं तो बताते हैं कि हमें किस तरह का मार्केट चाहिए, कैसा समाज चाहिए, कैसा उसका रिस्पांस। बहुत अच्छा रिस्पांस है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पंचायत, मिर्जापुर सब बनाने वाले लोगों को सुना है मैंने, और जाहिर है कि वे अच्छा कर रहे हैं। और जाहिर है कि ये कोरोना काल की जो उपज है वेब सीरीज़, उसने अब एक पूरे बड़े व्यवसाय का रूप ले लिया है, बल्कि इसे सिनेमा को टक्कर देनी शुरू कर दी है। अब तो आप देख रहे हैं मोबाइल, अब तो सारी चीज़ें रिप्लेस कर रही हैं एक दूसरे को। सर, मेरा सवाल जो रैपिड फायर का है, समकालीन 5 ऐसे लेखक जिनको आप फेसबुक पर फॉलो करते हैं और उनसे अभी मिलना चाहेंगे, वो कौन है? देखिए, मैं फेसबुक पर तो लीलाधर जगुड़ी भी हैं, लीलाधर मंडलोई हैं, डॉक्टर अनामिका हैं, और कई समकालीन हमारे लेखक सर, हैं। 5 का बताना आपको जिनसे आप मिलना चाहेंगे तो। बिल्कुल मिलना चाहिए, मुलाकात तो होती रहती है, ऐसा कोई नहीं है जिससे मुलाकात नहीं होती। तो ये 3 तो अच्छे लेखक मेरे है ही हैं, और भी मैं तत्काल तो उस तरह से नहीं, लेकिन रामदास जी खुद फेसबुक पर हैं, रोज अपना वीडियो डालते हैं, उनसे मुलाकात होती रहती है। 4 हो गए। और ये ले लीजिए, क्या कहते हैं कि कृष्ण कल्पित को भी मैं पढ़ता हूँ, हालांकि वो अच्छा बहुत। 5 ऐसे भी लेखक बता दीजिए जिनको आज आप फेसबुक पर अनफॉलो करना चाहेंगे, आज ही अनफॉलो करना चाहेंगे। ऐसा नहीं, मैं ऐसा कोई मित्र फेसबुक पर बनाते ही नहीं जिसको अनफॉलो करना पड़ जाए। कुछ मूर्ख लोग जरूर जुड़ जाते हैं, वे मूर्खता के प्रतिमान रचते रहते हैं, और मैं उन्हें देखकर थोड़ा हास्य पैदा करता रहता हूँ। मुझे लगता है कि उन्हें अनफ्रेंड तो किया जा सकता है, लेकिन अनफॉलो करने जैसी कोई चीज़ इसलिए नहीं बनी कि मैंने ऐसे मित्र जुटाए ही नहीं। जैसे उनकी विशेषताएं पता चलनी शुरू हो जाती हैं, मैं उनसे किनारा कर लेता हूँ, उनको अलग कर देता हूँ। लेकिन वो बाइद में भूलवश कोई अगर आ गया हो, मित्र ही ऐसे बनाते हैं जिनका प्रोफाइल देखकर, KYC बैंक में मैनेजर रहा हूं, तो नो योर कस्टमर सबसे पहले, अगर वो नहीं है तो हम उसको मित्र नहीं बनाते। क्या आप गंभीर लेखक हैं? बिल्कुल। और लेखन में गंभीरता क्या खत्म हो रही है? नहीं, गंभीरता नहीं खत्म हो रही। जो गंभीर लेखक, उनकी गंभीरता नहीं खत्म हो रही है, लेकिन गंभीर लेखक भी बाजार जा रहा है, गंभीर लेखक भी गीत लिख रहा है, गंभीर लेखक अपनी घरेलू बातचीत में है, गंभीर लेखक भी एक नागरिक है, गंभीर अपने लेखन में है, अपने उत्पाद के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति है। अच्छा, आपने बोला आप वेब सीरीज भी देखते हैं जी। कौन सी वेब सीरीज देखी आपने लास्ट टाइम? नहीं, हमारे बच्चे ने एक लगाई थी, वो 2-3 सीरीज वो सिलसिलेवार थी, उसके डिटेल्स नहीं बता सकता, लेकिन हाँ वो सीरीज अच्छी लगी। मिर्जापुर आपने भी नाम लिया? हाँ, वो मुझे लगता है इसी में से कोई सीरीज, मिर्जापुर या पंचायत कोई सीरीज रही है। सर, आपको कैसा लगा हमारा कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बड़ी आपने मेहनत की, और इतने बड़े लेखन के स्पैन को आधे घंटे में नहीं किया जा सकता, लेकिन आप तो लेखकों की धुलाई भी करते हैं और अपने पर्दे पर प्रस्तुत भी करते हैं। पाठकों के लिए कोई संदेश और लेखकों के लिए संदेश देना चाहेंगे? बहुत स्पष्ट। मैं चाहता हूं कि साहित्य जीविका का नहीं, जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जब तक जीवन है, साहित्य ही इसे व्यवस्थित करता है। साहित्य या कोई कला जो आप में जुनून पैदा करे जीने के लिए, जीविका के लिए दूसरे साधन ढूंढें जिससे जीवन मलिन न हो, जीवन निरुपाय न हो, बेचारा न हो, बेसहारा न हो। तब आप देखें कि जीवन में चमक होगी और जीविका में धमक होगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ललित जी।